मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा था वस्त्र विज्ञान में, इसमें मैंने आपको बताया था कपड़े के बारे में और कितने प्रकार के तंत्र होते हैं, वस्त्र की इकाई क्या होती है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वस्त्र के जो निर्माण होते हैं उनके क्या चरण होते हैं। ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, तो इसको पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो आइए देखते हैं वस्त्र निर्माण के चरण। तो बच्चों, हमने इसके पहले आपको बताया कि वस्त्र की इकाई क्या होती है, तंतु होती है। तो तंतु से क्या होता है, सबसे पहले हमें तंतु या रेशे की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद उससे धागा बनता है और धागे से यानी कई रेशों को आपस में मिलाया जाता है, सटाया जाता है और उसको सटाने के बाद तब उससे जाकर के धागा बनता है। एक धागे का रूप उसको दिया जाता है और धागा बनने के बाद उससे उस धागे से लंबाई में और चौड़ाई में मिला करके उसको कपड़े बुनते हैं। यानी उसके बाद क्या है कि तंतु से धागा बनता है, धागे को मिला करके वस्त्र बनता है और वस्त्र जब बन जाता है तो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार उसके ऊपर परिसज्जा की जाती है, यानी उस पर सजावट की जाती है। कभी कढ़ाई की जाती है, कभी उस पर पेंटिंग की जाती है, कभी उसमें और भी एम्ब्रॉयडरी मतलब विभिन्न प्रकार की शीशे लगाना, अन्य प्रकार की उसमें परिसज्जा की जाती है। तो ये होता है वस्त्र सज्जा। यानी सबसे पहले रेशा होता है, रेशे से धागा बनाते हैं, धागे से वस्त्र बनाते हैं और वस्त्र से जो है वस्त्र के ऊपर वस्त्र की सज्जा की जाती है। तो ये है। अब हमारा है नेक्स्ट धागे के प्रकार। यानी जो हमारा धागा होता है वो धागे को जो है कितने प्रकार के धागे बनाए जाते हैं रेशे के अनुसार। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के धागा होता है। क्या क्या होते हैं? एक होता है एक रेशीय धागा और दूसरा होता है बहुरेशीय धागा। क्या होता है? एक होता है एक रेशीय धागा और दूसरा होता है बहुरेशीय धागा। जो एक रेशीय धागा होता है इसमें केवल एक ही प्रकार का रेशा होगा, उसमें और कोई दूसरे प्रकार का रेशा उसमें नहीं मिलाते हैं। जैसे रेशम का है तो रेशम का ही है, कॉटन का है तो कॉटन, लिनन का है तो लिनन, यानी जिसमें एक ही प्रकार का रेशा होता है उसी रेशे से ही पूरे कपड़े को बनाते हैं। ये इसे को बोलते हैं एक रेशीय धागा। इसमें एक प्रकार के रेशे का धागा प्रयोग करते हैं। इसमें एक रेशीय धागे मुख्य रूप से हमारा प्रकृति में जो आते हैं वो क्या होते हैं, रेशम का धागा होता है। दूसरा हमारा बहुरेशीय धागा, जिसमें कई प्रकार के धागे मिलाए जाते हैं, यानी सूती भी, लिनन भी, रेशम भी, यानी इसको कह सकते हैं मल्टी मिक्सअप में कई प्रकार के रेशे होते हैं, उनको मिला करके जो बनाते हैं वो हमारा क्या होता है, बहुरेशीय धागा होता है। तो धागे कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, एक रेशीय और बहुरेशीय। अब आते हैं वस्त्र को बनाने के लिए जो हमारा तंत्र यानी फाइबर्स होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटी हो कि जो क्वालिटी से जो है क्या होता है वो कह सकते हैं उस तभी से उससे वस्त्र बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। यानी वस्त्र को बनाने के लिए रेशे में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे वस्त्र को बनाया जा सके। तो इसमें है संतोषजनक लंबाई, यानी उसमें क्या है, पूरी लंबाई होनी चाहिए। संतोषजनक लंबाई का मतलब कि पता लगा कि धागे की लंबाई इतना ही है तो इससे तो कपड़े की लंबाई 1 मीटर चाहिए, तो इतने छोटे रेशे से लंबाई इससे थोड़ी कपड़े बनेंगे। यानी उसकी जितनी जरूरत हो उतनी लंबाई पूरी होनी चाहिए, तभी उससे कपड़ा बनाया जा सकता है। दूसरा हमारा है पर्याप्त दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब क्या होता है बच्चों? दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती। यानी उस जो रेशा हो, जो भी प्रकार का रेशा हो, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें मजबूती होनी चाहिए, जिससे उसको खींचने पर, उसको दबाने पर वो टूटे ना। इसे बोलते हैं पर्याप्त दृढ़ता। दृढ़ता यानी जिसकी मजबूत, ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी हो। तीसरा आता है कोमलता। कोमलता का मतलब बहुत से ऐसे प्रकार के रेशे होते हैं जो टच करने में, छूने में क्या होते हैं, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सॉफ्ट महसूस होते हैं। उसी को बोलते हैं कोमलता। नहीं, कपड़े में रेशे में कोमलता के भी गुण होने चाहिए। जैसे हम देखते हैं जो ऊन का रेशा होता है, देखिए बहुत सॉफ्ट होता है। मखमल के जो होते हैं वो भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनसे जो कपड़े बनाते हैं वो भी बहुत अच्छे किस्म के बनते हैं। यानी उस रेशे में जो क्या होना चाहिए, कोमलता के गुण भी होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता का गुण सबसे जरूरत की होती है। इसमें क्या होता है कि उस रेशे को कितना भी खींचा जाए उसको और पुनः अपनी स्थिति में आ जाए, उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता। यानी रेशे का ऐसा गुण जिसको खींचने पर फिर वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाए,
इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। नेक्स्ट आते हैं परस्पर सटने की क्षमता। क्या होनी चाहिए रेशे में, परस्पर सटने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोहेसिवनेस। क्या कहते हैं, कोहेसिवनेस। आपस में सटने की क्षमता का मतलब है कि जैसे एक रेशा ये हुआ, एक रेशा हुआ, अगर इन दोनों को आपस में मिलाया जाए, इनको ऐंठन दिया जाए, यदि आपस में सटते नहीं है, चिपकते नहीं है, तो हम रेशे से फिर हम वस्त्र नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक सिंगल रेशे से कपड़े को नहीं बनाया सकता है, क्योंकि उससे धागे नहीं बनेगा, धागे से कपड़े कैसे बनेंगे। यानी उसमें क्या है, आपस में सटने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं लचीलापन। लचीला का मतलब होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलास्टिसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी, यानी उसको क्या होना चाहिए, लचीला। लचीला का मतलब क्या होता है कि उसको कितना भी मोड़ा जाए, दबाया जाए, वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इलास्टिसिटी उसकी हो, कितना उसको खींचा, दबाया जाए, मोड़ा जाए, दबाया, कोई भी कुछ क्रिया की जाए उसमें उसकी लचीलापन, यानी हर तरफ वो मुड़ सके, दब सके, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी या लचीलापन। अब आते हैं चमकीलापन, यानी जो रेशा होना चाहिए उसमें कुछ चमकीला, यानी कुछ चमक, कुछ शाइनिंग होनी चाहिए, जिससे उससे कपड़े बने तो देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, और उससे खुरदरे से इस तरह से नहीं होने चाहिए। देखिए जो सूती का धागा होता है बहुत खुरदरा होता है, उसमें एक्स्ट्रा वस्त्र पर सज्जा की जाती है, तब वो जाके अच्छा लगता है। तो चमकीला का मतलब है कि रेशे में चमक होनी चाहिए। अब आते हैं अवशोषकता। अवशोषकता का मतलब होता है सोखने की क्षमता। क्या होता है, सोखने की क्षमता, पानी को सोखने, पसीने को सोखने की क्षमता होनी चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एब्जॉर्बेंसी। क्या कहते हैं, एब्जॉर्बेंसी, सोखने की क्षमता। तो रेशे में सोखने की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा, वो हमारे पहनने योग्य नहीं होगी, कि उसमें पसीने, पानी का भी होता है, तो इस सोखने की क्षमता ही उसमें हो तो आसानी से वो रेशा से बस धागा बन सकता है और धागे से वस्त्र बन सकता है। अब आते हैं कि तंतुओं का वर्गीकरण। जो मैंने कल आपको डिटेल पढ़ाया था, उसमें सारे तंतु का वर्गीकरण मैंने किया था। अब यहाँ पर डिटेल उसको बारी बारी से सारी चीजों को बताऊंगी। देखिए इसमें हमारा तंतुओं का वर्गीकरण हमने आपको बताया था। प्राकृतिक तंतु, प्राकृतिक तंतु आपके दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। आप जिसमें मैंने आपको उसमें और भी कई प्रकार के बताए थे, लेकिन आपको जो यहाँ पर डिटेल मुझे करना है ये मुख्य रूप से दो, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका डिटेल हो जाएगा और जहां से आपके क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो देखिए प्राकृतिक तंतु क्या है, जो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, कपास और लिनन। ये हमारे वनस्पत तंतु से प्राप्त होने वाले तंतु होते हैं। और भी हैं कपास, लिनन, जूट, हेम्प। ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राकृतिक में वनस्पत तंतुओं से मिलने वाले तंतु है। इसके पहले मैं सारी चीजों को इसमें बता चुकी हूँ किसके अंतर्गत कौन से रेशे आते हैं। अब इसमें आपका ये वनस्पत तंतु है और ये हमारे पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। अब इसमें पहला आता है कपास और दूसरा आता है लिनन। अब देखिए जो कपास का रेशा होता है ये हमारे प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा रेशा होता है। यानी जो कॉटन होता है, कॉटन का जो रेशा होता है ये प्रकृति में प्राप्त होने वाला सबसे छोटा रेशा होता है और जिसकी लंबाई होती है 1.25 से लेकर के 5 सेंटीमीटर होता है सेंटीमीटर में, और इसको इंच में देखते हैं हाफ इंच से लगभग 2.5 इंच तक, यानी आधे से लेकर के 2.5 इंच तक इसकी लंबाई होती है। ये सेंटीमीटर में देखना जाए तो 1.25 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। अब आते हैं इसकी क्वालिटी क्या होती है। यानी हमने आपको बताया था ये जो सेलुलोज यानी जो कॉटन का कपड़ा होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। और इसमें जो है प्रत्यास्थता कम पाई जाती है, यानी इसको यदि आप खींचेंगे तो ये फट जाएगा, ये पुनः अपनी स्थिति में नहीं आता। यानी इसकी जो प्रत्यास्थता के जो गुण होते हैं कॉटन की वो कम होती है। और लेकिन जबकि इसमें अवशोषकता होती है, अवशोषकता का मतलब सोखने की क्षमता अधिक होती है। इसीलिए देखिए बच्चों कि गर्मी में हम कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि इसमें सोखने की क्षमता होती है। हमारे पसीने निकलते रहते हैं, इनको इसमें सोख लेती है। ये ताप का संवाहक होता है जिससे इसमें आसानी से ताप आ जा सकते हैं, जिससे हमारी जो हवा ठंडी हमारे शरीर में प्रवेश करती है और गर्म हवा निकल जाती है, हमारे शरीर को क्या होती है, ठंडक प्रदान करती है। इसीलिए गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। अम्ल का प्रभाव यानी क्या, हमारा अम्ल का प्रभाव यानी जो रेशे होते हैं
वो अम्ल से प्रभावित हो जाते हैं। अम्ल होता है, तत्व होता है, जिससे यदि अम्ल उस कपड़े पर डालते हैं तो क्या होता है, कपड़ा खराब हो जाता है, पीला हो जाता है, उसके रंग उतर जाते हैं। यानी अम्ल का प्रभाव सूती कपड़े पर पड़ता है। क्षार का प्रभाव सूती कपड़े पर नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे तेजाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, अमोनिया होते हैं, ये हमारे जो रेशे होते हैं कॉटन के, ये नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसमें घुल जाते हैं यदि सल्फ्यूरिक एसिड यानी तेजाब उस पर डालते हैं तो ये हो गया कपास के बारे में। सेलुलोज का बना होता है और ये जो होता है पचासता इसमें कम होती है और शोषकता इसमें अधिक होती है। अम्ल का प्रभाव इस पर जो है पड़ता है और क्षार का इस पर नहीं पड़ता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब आते हैं लिनन। क्या है लिनन? लिनन क्या है? पौधे से प्राप्त करते हैं इसको। लिनन किससे प्राप्त करते हैं? पौधे से इसे प्राप्त करते हैं, जिसे सन या पटसन कहते हैं। जो जिस पौधे से लिनन को प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? सन या पटसन कहते हैं। और तने से ये देखिए यहाँ पर क्या था, ये जो कपास होता है, कपास का कोया होता है, उस कोये को निकालते हैं तब उसमें से रेशा प्राप्त करते हैं। लेकिन जो लिनन का होता है इसमें ऐसा कोई नहीं होता है। एक पौधा होता है, पेड़ सा होता है जिसे हम पटसन कहते हैं, उसके छिलके को निकाल करके तब उससे धागे को बनाते हैं, यानी इसके तने से प्राप्त करते हैं लिनन को। अब आते हैं इसकी जो लंबाई होती है, ये 12 से लेकर के 20 इंच तक इसकी लंबाई होती है। यानी जो लिनन का रेशा होता है वो 12 से लेकर के 20 इंच की इसकी लंबाई होती है। यह टिकाऊ और मजबूत होता है और इसकी जो अवशोषकता होती है लिनन की तरह, कपास की तरह इसकी अवशोषकता बहुत ज्यादा होती है और ये मजबूत भी कॉटन से ज्यादा होता है। यानी लिनन का जो रेशा होता है काफी मजबूत होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो है वस्त्र तंत्र के क्या गुण होने चाहिए, कैसे वस्त्र को बनाते हैं और इनमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट 3 लेकर के आऊंगी, जिसमें और भी जो आपके बचे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो यदि मेरी वीडियो बच्चों अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए और हमें कमेंट में बताइए। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।